अब तक मदरसों से ही आतंकवाद निकलता था, लेकिन अब विश्वविद्यालयों से भी आतंकवाद निकलने लगा है। इसका नमूना देखा हमने 10 नवंबर 6:52 को दिल्ली का लाल किले का इलाका, और एक धमाका होता है जिसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। जो तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें, ये लोग पकड़े जाते हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, लाखों की तनख्वाह पर काम करने वाले। ये महिला जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई पिछले 10 साल से, ये भी कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एक विभाग की विभागा अध्यक्ष हुआ करती थी। 2013 में नौकरी छोड़ी और आतंक को ही पूरा अपना धंधा बना लिया। घर परिवार के लिए तो बहुत काम कर लिया, अब इस्लाम के लिए, धर्म के लिए काम करना है। ये शाहीन के शब्द थे जब वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ी है। रोज नए नए खुलासे इनको लेकर हो रहे हैं। जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से हिंदुस्तान को दहलाने की इनकी साजिश थी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आतंकवादी आखिर पैदा कैसे किए जाते हैं, आतंकवादी आखिर बनाए कैसे जाते हैं। अब तक हम ये सोचते थे कि छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, वहां हिंदुओं के खिलाफ की बातें कुछ मदरसों में बताई जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और गैर मुसलमानों को दुश्मन बताया जाता है। इस तरीके की चीजें हम सोचते थे कि छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर बड़े होकर वो कहीं भी फट जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। कई मदरसों से इस तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आए। सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जो हो रहा था वो मतलब आपके सामने है। जिस तरीके से डॉक्टर पकड़े गए, कहीं ना कहीं एक बेस कैंप की तरह उस अल फलाह यूनिवर्सिटी को ये लोग तैयार किए हुए थे, बना रखे थे। जो डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, उसने जो किराए का कमरा लिया हुआ था वो बम भी वहीं बना रहा था। ये जो डॉक्टर उमर फटा है दिल्ली में, वो खुद से ही बम बना रहा था और एक छोटी सी कहें कि एक फैक्ट्री उसने अपने घर में ही लगा रखी थी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे अब तरीका आतंकवादियों ने बदला है और कैसे अब वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और जानने की आज कोशिश करेंगे कि आतंकवादी आखिर कैसे, किन 3 तरीके से बनाए जा रहे हैं। तीसरा तरीका बेहद खतरनाक है, दिखाइएगा जरा। पहले अगर पॉइंट की बात करें तो संदिग्ध मुसलमानों से बातचीत करके उसके भीतर भरे कट्टर पंथ या अलगाववाद की भावना का ये पता लगाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो समाज के बीच में जाते हैं, वो उन लोगों से पहले बात करते हैं। बात करने के बाद ये समझते हैं कि आखिर इसकी आइडियोलॉजी क्या है। अगर पता चलता है कि हाँ इनके आइडियोलॉजी से मैच खाती है, फिर वो और गहराई तक जाते हैं और फिर उसके भीतर आतंकवाद का बीज डाल दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल करते हैं और उनमें से अपने संभावित टारगेट को हिट करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी जो हिंदू विरोधी होंगी, देश विरोधी होंगी, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कहीं कोई हादसा हो जाता है तो उसको लेकर खुशी मनाते हैं। मतलब देश के लिए जो शर्मनाक होता है या देश के लिए जो दुख की बात होती है, बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर ये प्रचार करते हुए दिख जाएंगे कि बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे लोगों को टारगेट वो करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस तो आप शायद समझ ही सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है वो उन सफेद पोश पढ़े लिखे युवाओं पर नजर रखते हैं जो नमाज के लिए मस्जिदों में निरंतर पहुंचते हैं। जैसे कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ या कोई भी उस पेशे में हुआ जो पढ़ा लिखा है, सरकारी काम कर रहा है या फिर हाई प्रोफाइल काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी नमाज अदा करना नहीं भूलता है, नमाज अदा करने के लिए वो जाता है। तो ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं। मतलब वो अपने काम के साथ साथ इस्लाम को भी उतनी ही तवज्जो दे रहा है, वो मॉडर्न नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और ऐसे ही ये लोग डॉक्टर पकड़े गए हैं जिन्होंने दिल्ली में धमाका किया और 2900 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से बरामद हुई। ये इरफान सोलंकी है, उसने खुलासे किए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हंजुला नाम के एक हैंडलर से ये लगातार संपर्क में था। कश्मीर से ये मौलवी पकड़ा गया, सबसे पहले यही पकड़ा गया था। इसके बाद फिर इसकी निशानदेही पर सहारनपुर से आतंकी पकड़ा गया, फिर फरीदाबाद से पकड़ा गया, गुजरात से पकड़ा गया और फिर उसके बाद दिल्ली में धमाका हो जाता है। यह भी माना जा रहा है कि एक पाकिस्तानी आतंकी ने उसे 2 असॉल्ट राइफल दिए थे, जिनमें से एक डॉक्टर शकील के हॉस्पिटल वाले लॉकर से बरामद की गई और दूसरी जो है वो डॉक्टर शाहीन के पास से बरामद की गई। ये सब इनके हैंडलर ने ही भेजी थी। दूसरा डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से जो असॉल्ट राइफल बरामद की गई वो इसी के द्वारा दी गई थी। जानकारी ऐसी मिल रही है कि इन दोनों ने 6.5 लाख रुपए में ये
असॉल्ट राइफलें खरीदी थी। बाकी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये जो डॉक्टर थे इनका भी लाइसेंस रद्द कर दिया। जो डॉक्यूमेंट आपके सामने चल रहा है वो डॉक्यूमेंट है, इनका सबका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बाकी जो अल फलाह का चेयरमैन है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब एक बात और देखिए, मिर्जा शादाब बेग 2008 में दिल्ली में जो धमाका हुआ था, अहमदाबाद में जो धमाका हुआ था, उसका आरोपी है। आज तक पकड़ा नहीं गया था। 2019 में आखिरी लोकेशन उसकी अफगानिस्तान मिली थी, वो भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया था। जो ये 5-6 डॉक्टर पकड़े गए हैं, इनके अलावा भी 7 और डॉक्टर लापता हैं जिनके बारे में तफ्तीश की जा रही है और उम्मीद है कि ये भी इस टेरर मॉड्यूल का ही हिस्सा हो सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को 2014 में नियम बदलकर मान्यता दी गई थी। SC, ST, OBC के लिए इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं था, लेकिन एक समुदाय विशेष के लिए 50% का आरक्षण यहां जरूर था। ये वोट बैंक को साधने के लिए गद्दारी की जा रही थी। पता यह भी चला है कि इस मौलवी ने पिछले 4-5 साल में जो कश्मीर से पकड़ा गया है, 300 से ज्यादा कश्मीरियों को कट्टरपंथी बनाने का पाठ पढ़ाया। इसी का नतीजा है कि इनमें से कुछ डॉक्टर और OGW आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। ये संवेदनशील मामले को देखते हुए NIA हेडक्वार्टर के सामने वाली जो रोड है वहां पर मतलब अल फलाह में बंद कर दी गई है। 6.5 लाख रुपए में AK-47 ये खरीदी गई थी। विस्फोटक सामग्री किसानों का नाम लेकर, जिस तरीके से किसान भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक दुकानदार से खरीदी गई थी। 2022 में मुजम्मिल अदील और मुजफ्फर अहमद ओकासा नाम के एक व्यक्ति के कहने पर तुर्की गए थे। उन्हें तुर्की में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अफगानिस्तान भेजा जाना था, लेकिन 1 हफ्ते तक इंतजार करने के बाद हैंडलर पीछे हट गया, जिससे कि यह अफगानिस्तान नहीं जा सके। ओसाका ने मुजम्मिल से एक टेलीग्राम ID के जरिए बात की थी। मुजम्मिल के हैंडलर के बारे में पूछने के बाद यह बातचीत और ज्यादा बढ़ गई थी। बाकी बहुत सारी चीजें निकलकर धीरे धीरे इन आतंकियों से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, NIA हो या फिर STF भी इस मामले में लगातार जांच कर रही है। उमर बम बनाने के वीडियोस देखा करता था, मैनुअली ऑनलाइन भी देखता था, ओपन सोर्स के जरिए स्टडी करता था कैसे बम बनाया जाए। उसने नूह के केमिकल इंग्रेडिएंट्स, भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी खरीदे थे। उमर ने केमिकल को स्टोर करने के लिए एक्सप्लोसिव मिक्सचर तैयार करने के लिए एक डीप फ्रीजर भी खरीदा था। तो देखिए जिस तरीके से ये आतंकी तैयार किए जा रहे हैं, पहले का जो तरीका था आतंकियों को बनाने का, वो तरीका अब नहीं रहा है, बल्कि वो तरीका बदल दिया गया है। अब पढ़े लिखे सफेदपोश लोग इसमें पकड़े जाते हैं जो पैसा भी खर्च कर सकें और तकनीक रणनीति भी सही तौर पर बना सकें और अपने काम को अंजाम भी सफाई से दे सकें। ये तो गलती उमर से हो गई कि उसने जो मतलब एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से डेवलप वो बम नहीं था। अगर वो पूरी तरीके से डेवलप बम होता तो और ज्यादा नुकसान वहां हो सकता था। अब NIA को या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जो सफेद पोश लोग हैं जिन पर भी शक है, सबसे पहले इस टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करना होगा, उसके बाद ही देश को सुरक्षित रखा जा सकता है। बाकी इस तरीके पर आतंकी बनाने के आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।